बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 119 किस्सा सुन चुके हैं और अब किस्त नंबर 120 यानी आखिरी किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। समीना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं घूमती हुई किचन की तरफ निकल गई थी, वहाँ हर चीज मौजूद है, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से चाय बनाकर ले आओ, हमने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया, शारिक ने कहा। समीना किचन की तरफ चली गई और वो लोग हाल कमरे में आ गए। शेर मोहम्मद कालीन पर पड़ा था, उसके दोनों हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे और उसी रस्सी से पैर भी बंधे हुए थे। तफैल उसके सामने सोफे पर बैठा पिस्तौल से खेल रहा था। 15 मिनट बाद समीना चाय बनाकर ले आई। चाय के दौरान गुफ्तगू भी जारी रही। इरफान ने शारिक से सवाल किया था कि उसने एसपी सोहेल को इतला क्यों दी। इसलिए कि वो एक दयानतदार और फर्ज शनास अफीसर है, शारिक ने जवाब दिया। हाजी के अड्डों के बारे में इससे पहले भी उसको इतला देता रहा हूँ। अब यहाँ सोने की बिस्किटों की 4 पेटियां हैं और मैं दावे से कहता हूँ कि उन पेटियों में से एक भी बिस्किट गायब नहीं होगा। पुलिस का हर आदमी अगर ऐसा ही जिम्मेदार और फर्ज शनास और दयानतदार होता तो हम इस तरह तबाही के दाने पर ना खड़े होते। वो लोग इसी मौजू पर गुफ्तगू करते रहे। तकरीबन 45 मिनट बाद वो लोग उठकर बरामदे में आ खड़े हुए, फिर कोठी से बाहर आ गए। पुलिस अब किसी भी वक्त पहुंच सकती थी। अगरचे 10:30 बजे थे, लेकिन सड़क पर अब भी ट्रैफिक रवां दफा था। ज्यादा आमदोर इस बसों, ट्रकों, ट्रैक्टर, ट्रालियों की थी। वो चारों कोठी से तकरीबन 50 गज आगे जाकर सड़क पार करके इस तरह खड़े हो गए जैसे किसी बस वगैरह का इंतजार कर रहे हो। उन्हें आधा घंटा मजीद इंतजार करना पड़ा और फिर सफेद रंग की एक कार और पुलिस की 4-5 गाड़ियां कोठी के सामने रुकी। मुसल्ला पुलिस वाले गाड़ियों से उतरकर कोठी के सामने फैल गए। दरवाजा खुला हुआ था। कुछ पुलिस वाले राइफलें ताने अंदर घुस गए। सफेद कार से उतरने वाला शख्स सादा लिबास में था। वो भी कार से उतरकर दौड़ता हुआ कोठी में घुस गया। शारिक वगैरह सड़क के दूसरी तरफ खड़े देख रहे थे। उसने दूरी से सफेद कार से उतरने वाले सादा लिबास पुलिस वाले को पहचान लिया था। वो एसपी सोहेल था। शारिक मुतमईन हो गया। चंद मिनट बाद उसने जल्लू की तरफ आने वाली एक वैगन को इशारा किया। वैगन तकरीबन खाली थी। वो चारों उसमें बैठ गए। कोठी के सामने से गुजरते हुए शारिक ने गर्दन घुमाकर देखा। एसपी सोहेल एक बवर्दी इंस्पेक्टर के साथ कोठी के गेट पर खड़ा इधर उधर देख रहा था। शारिक के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। अखबार में यह खबर पढ़कर हाजी नाच उठा था। वो उन दिनों समनाबाद में अपने एक पुराने कारकुन सुल्तान की कोठी में पनाह लिए हुए था। सुल्तान दरअसल जर्मनी में उसका नुमाइंदा था। वो कई साल से जर्मनी में रहाइश पजीर था। जर्मनी के अलावा मशरकी यूरोप और कई ममालिक से उसके राब्ते थे। कारोबार की आड़ में जर्मनी में जो भी माल पहुंचता वो सुल्तान के जरिए ही तरसील होता था। लेकिन कुछ अरसे से माल की तरसील में गड़बड़ हो गई। एक मरतबा तो उसने जर्मनी के एक अखबार में भी ये खबर पड़ी थी कि पाकिस्तान में इरवन के बैनुल-अक़वामी स्मगलर हाजी अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। उसे थोड़ी बहुत गड़बड़ का तो पता चला, लेकिन तफसीली हालात मालूम नहीं थे। जर्मनी में उसे मुख्तलिफ पार्टियों से मामलात में खासी दुश्वारी पेश आ रही थी। पाकिस्तान से माल नहीं पहुंच रहा था और पार्टियों से परेशान कर रही थी। उसने कई मरतबा हाजी से राब्ता करने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका और बिलाखिर सूरत-ए-हाल मालूम करने के लिए खुद आ गया था। लाहौर पहुंचकर भी उसने हाजी से राब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन फौरी तौर पर कामयाबी नहीं हुई थी। यानी कि दूसरे ही दिन उसे बड़ी हैरत हुई कि हाजी जैसा बासर आदमी पुलिस से छुपता फिर रहा था। लाहौर पहुंचकर ही सुल्तान को शारिक और समीना के बारे में भी पता चला। उन दोनों के बारे में उसने सुना जरूर था, लेकिन मुलाकात कभी नहीं हुई थी। सूरत-ए-हाल से अंदाजा होता था कि हाजी की तबाही के जिम्मेदार समीना और शारिक ही हैं। कई रोज बाद सुल्तान मकसूद से राब्ता करने में कामयाब हुआ और मकसूद ही से उसे सूरत-ए-हाल का इल्म हुआ। मकसूद से बात होने के दूसरे ही दिन टिम्बर मार्केट वाले असले के गोदाम पर छापा पड़ा था और फिर अखबारात में शाये होने वाली खबरों से पता चला था कि हाजी की तबाही के जिम्मेदार शारिक और समीना ही थे। वही हाजी के अड्डों की मुखबरी कर रहे थे। अखबारात में शाये होने वाली खबरों से भी ये अंदाजा हो गया था कि शारिक भी पुलिस को इतना ही मतलूब है जितना के हाजी। लेकिन सुल्तान के लिए हैरत की बात यह थी कि एक आम आदमी हाजी से तो शदीद नफरत करता था, लेकिन शारिक को न सिर्फ अवाम की हमदर्दियां हासिल थी बल्कि पुलिस का आले सतह का एक हल्का भी उसकी हमायत में था। और फिर मकसूद ही से सुल्तान को यह पता चला कि हाजी उन दिनों चौधरी करामत के यहाँ पनाह गजी हैं। वो करामत के बारे में कुछ नहीं जानता था और ना ही मकसूद ने उसका फोन नंबर या पता वगैरह बताया था। वो हाजी से बात करना चाहता था, लेकिन मकसूद ने कहा था कि हाजी को उसका नंबर दे दिया गया है, वो मुनासिब वक्त पर खुद ही उससे राब्ता कर लेगा। और फिर उस रात 11 बजे के करीब उसे हाजी का फोन मिला था। फोन पर ज्यादा तफसील से बात नहीं हुई थी। हाजी ने सिर्फ इतना कहा था कि उसके घर आ रहा है और फिर तकरीबन 1.5 घंटे बाद हाजी 2 आदमियों के साथ उसकी कोठी पर पहुंच गया। उसमें एक रब नवाज था और दूसरा दिलावर। सुल्तान की कोठी 20 कनाल के रकबे पर मुश्तमिल थी। एक हिस्से पर रिहायशी इमारत थी और बाकी हिस्से पर बहुत बड़ा लान बना हुआ था। कोठी की दीवार के साथ साथ अंदर की तरफ आम और जामन के दरख्त भी थे। सुल्तान अगरचे तवील अरसे से मुल्क से बाहर था, लेकिन उसका मुलाजिम बहुत मुनासिब तरीके से कोठी की देखभाल करता रहा था।
कोठी के सामने 20 फुट चौड़ी पुख्ता सड़क थी। उससे आगे 15-20 फुट चौड़ा पुख्ता नाला था। उस नाले के वस्त में 3-4 फुट चौड़ी नाली थी जिसमें पानी बहता रहता था। बाकी सब खुश्क रहता, अलबत्ता बरसात के दिनों में ये नाला पानी से भर जाता था। पिछले दिनों की बारिश से उस नाले में अब भी थोड़ा बहुत पानी था। नाले की दूसरी तरफ भी ऐसी ही सड़क और उसके साथ कोठियां थी। सुल्तान की कोठी के पिछली तरफ कुशादा गली थी और उस तरफ भी गेट था। उन कोठियों में रहने वालों की आमदोरफ्त ज्यादा उसी गली से होती थी, लेकिन हाजी की गाड़ी नाले वाली तरफ से आई थी। वो लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे। जिस तरह उनकी आमद हुई थी उससे सुल्तान को यह अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि हाजी अब यहीं रहेगा, कम अज कम उस वक्त तक जब तक उसे कोई खतरा महसूस ना हो। हाजी साहब, सुल्तान ने कहा, यहाँ के हालात देखकर और मकसूद की बातों से यह अंदाजा हुआ है कि आपके खिलाफ इन कार्रवाइयों में शारिक और समीना का बड़ा हाथ है। ये लोग कौन है? क्या दुश्मनी है आपसे इनकी? मैंने तो सुना था कि वो आपका राइट हैंड है। गलती मेरी ही थी, हाजी ने कहा। मैंने उसे फुटपाथ से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया, लेकिन वो बहुत कम ज़रफ निकला। वो दरअसल सांप है जिसे मैंने आस्तीन में पाला था। अब वो मुझे बार बार डस रहा है। लेकिन वो आपके खिलाफ क्यों हुआ? उसकी कोई वजह तो होगी, सुल्तान ने पूछा। मैंने तो सुना है उसने आपके लिए बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए थे। आज तक की तारीख में इरवन की सबसे बड़ी खेप उसी ने समंदर के रास्ते मुल्क से बाहर पहुंचाई थी। हाँ, ये दुरुस्त है, हाजी ने कहा। मुझे ये इतराफ है कि वाकई बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए थे उसने, लेकिन मुझे बर्बाद करने में भी उसी का हाथ है। वो अब तक मुझे अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा चुका है। मुझे बिल्कुल बर्बाद कर दिया उसने। मेरे मुंह पर कालक मल दिया है। पूरी दुनिया में रुसवाई हो रही है। पूरी दुनिया में मेरी साख तबाह कर दिया उसने। उसकी कोई वजह तो होगी, सुल्तान ने कहा। वजह? हाजी ने उसे घूरा। उसे माल लेने के लिए अफगानिस्तान भेजा था। वहां उसकी नीयत में फतूर आ गया। अफगान एजेंटों को कत्ल करके उसने माल पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन दूसरे आदमी बर वक्त पहुंच गए और ये जान बचाकर भाग आया। यहाँ आकर उसने मुझे एक नई कहानी सुना दी, लेकिन अफगान एजेंट भी यहाँ पहुंच गए और मुझे असल कहानी का पता चल गया। मैंने शारिक से बाल पुरस करना चाहिए तो वो धमकियां देता हुआ भाग गया। मेरा ख्याल था वो वापस आएगा और डांट डपट कर मामला खत्म कर देगा, लेकिन उसने मेरे खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी। अफसोस की बात तो ये है कि मेरे 1-2 आदमी उसके हाथ में मारे गए। सुल्तान को हाजी की इस कहानी पर यकीन नहीं आया था। शारिक उसका कारिंदा ही तो था। हो सकता है इसने कोई बेईमानी की हो, लेकिन मामूली सी बात पर इतना बड़ा हंगामा। इस किस्म के बिजनेस में ऐसी बातें तो होती ही रहती हैं और ऐसे मामलात इफाम तफहीम से तय भी हो जाते हैं। और फिर शारिक को हाजी की ताकत का अंदाजा होगा। उससे टकराने के लिए हिम्मत की जरूरत थी और शारिक ने यह हिम्मत की थी तो यकीनन कोई अहम बात होगी। किसी छोटी सी बात के लिए वो अपने आप को खतरे में डाल नहीं सकता था। हाजी की बात पर यकीन ना करने के बावजूद सुल्तान ने उससे कोई इख्तलाफ नहीं किया, लेकिन हाजी साहब उसकी तरफ देखते हुए बोला, इरफान तो आपका बहुत ही काबिल एतमाद आदमी था, उससे क्या हुआ? तुम शारिक को नहीं जानते, हाजी ने कहा। उसके साथ जो लड़की है ना, वो समीना, वो नागन है, नागन। उसने इरफान को अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया है और इरफान महज उस खूबसूरत नागन की वजह से मुझे छोड़कर उनके साथ जा मिला है। सुल्तान ने मजीद कोई जीरा नहीं की। वैसे उसे शुबा हो गया था कि कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। यकीनन हाजी से कोई ऐसी गलती हो गई होगी जिसका खुमियाजा वो अब तक भुगत रहा है। उसने मामले की तहकीकात करने का फैसला किया और यह भी तय हो गया कि इस मामले में अगर हाजी कसूरवार साबित हुआ तो वो उसे छोड़कर खामोशी से जर्मनी वापस चला जाएगा। हाजी को यहाँ आए हुए 2 दिन हो चुके थे और फिर तीसरे रोज अखबार में चौधरी करामत के कत्ल की खबर पढ़कर वो उछल पड़ा। उसके जिस्म के मुसाम से पसीना उगलने लगा। ये पहला मौका था कि हाजी इस कदर ज्यादा खौफजदा हुआ था। गुज़िश्ता रात चौधरी करामत ने उसे फोन पर बताया कि शारिक और इरफान आए थे और उससे हाजी के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन उसने ना सिर्फ उन्हें टाल दिया बल्कि पुलिस को भी शारिक के बारे में फोन पर गुमनाम इतला दी थी और अब वो बच नहीं सकेगा। वो फोन पर बात कर ही रहा था कि शारिक की आवाज सुनाई दी। शारिक ने धमकी दी थी। हाजी को समझने में देर न लगी कि शारिक दोबारा वहां पहुंच गया था। उसके बाद हाजी ने कई मरतबा सोचा कि पुलिस को फोन करके करामत के मकान में शारिक की मौजूदगी से आगाह कर दे, लेकिन फिर उसने ये ख्याल जहन से निकाल दिया। वो जानता था कि शारिक बहुत चालाक आदमी है और पुलिस के पहुंचने से पहले ही वहां से निकल जाएगा और अब अखबार में चौधरी करामत के कत्ल की खबर पढ़कर वो कांप उठा था। शारिक ने उसे धमकी भी दी थी कि अब वो बराह रास्त उसके सामने आएगा। जब से शारिक से तनाज़ा शुरू हुआ था, शारिक ही का पल्ला भारी था। शारिक उसे तबाही के दहाने पर पहुंचा, लेकिन हाजी अभी तक उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सका था। बिगाड़ता तो क्या, वो तो उसका सुराग भी नहीं लगा सका था। उसके बरक्स खुद हाजी के हर दूसरे तीसरे दिन अपना ठिकाना बदलना पड़ता और हाजी के लिए हैरत की बात तो ये थी कि शारिक फौरन ही उसके नए ठिकाने का पता चला लेता था। वो जिस तरह नहायत खुफिया तौर पर चौधरी करामत के मकान से निकला था, उसे यकीन था कि अब शारिक उसका सुराग नहीं लगा सकेगा। लेकिन शारिक दोबारा ऐन उस वक्त करामत के मकान पर पहुंच गया जब करामत फोन पर उससे बात कर रहा था और शारिक ने करामत से फोन का रिसीवर छीन कर उससे बात की थी। 3-4 दिन गुजर गए। शारिक ने उससे कोई राब्ता नहीं किया था।
शारिक ने चौधरी करामत से उसका ठिकाना मालूम करने की पूरी कोशिश की होगी। करामत ने अपनी जान तो दे दी होगी मगर उसका ठिकाना नहीं बताया होगा। उस रोज हाजी रात भर बेचैन रहा, उसे एक लम्हे को भी नींद नहीं आ सकी थी। एक अजीब सा इज़्तिराब था। कभी वो बिस्तर पर लेटकर करवटें बदलने लगता और कभी उठकर टहलने लगता। सुबह 5 बजे के करीब वो कमरे से निकलकर बाहर आ गया और नंगे पैर लान में घास पर टहलने लगा। दिलावर उस वक्त बरामदे में एक कुर्सी पर बैठा सिगरेट पी रहा था। उसकी गोद में क्लाशनकोव राइफल रखी हुई थी। दिलावर और रब नवाज रात को बारी बारी जाग कर पहरा देते रहे थे। उस वक्त ठंडी हवा चल रही थी। हाजी को घास पर टहलते हुए कुछ सुकून सा मिला। वो घास पर बैठ गया। दिलावर ने एक गार्डन चेयर उसके पास लाकर रख दी। कुर्सी पर बैठ जाए हाजी जी, घास पर ओस पड़ी हुई है, कपड़े गीले हो जाएंगे। ओए रहने दे ओए, हाजी बोला, अब तो हर चीज पर ओस पड़ गई है। दिलावर दोबारा अपनी जगह पर बैठ गया। हाजी कुछ देर तक घास पर ही बैठा रहा, फिर उठकर कुर्सी पर बैठ गया और कुर्सी के पुश से टेक लगाकर ऊँघने लगा। 6:30 बजे के करीब दब की हल्की सी आवाज सुनकर उसकी आंख खुल गई और वो इधर उधर देखने लगा। अखबार वाला गली से गुजरते हुए अखबार फेंक गया था और दिलावर अपनी जगह से उठकर अखबार उठाने जा रहा था। हाजी ने फिर आंखें बंद कर ली। हाजी जी, ये देखे क्या हो गया। दिलावर की आवाज सुनकर हाजी ने गड़बड़ाकर आंखें खोल दी। और क्या हुआ है, क्या क़यामत टूट पड़ी है अब? वो कुर्सी पर संभल कर बैठते हुए बोला। उसकी आंखें सुर्ख थी। दिलावर उसके करीब खड़ा था और उसने अखबार अपने सामने फैला रखा था। गजब हो गया हाजी जी, दिलावर बोला। पुलिस ने दारोगा वाली कोठी पर छापा मारा है और तय खाने का सारा माल पुलिस के कब्जे में आ गया है। क्या बकते हो? हाजी उछल पड़ा। उसने दिलावर के हाथ से अखबार झपट लिया। पहली सफे पर 4 कालमी सुर्खी थी। शारिक की निशानदेही पर हाजी अब्दुल्ला की कोठी पर छापा, करोड़ों रुपए का असला और 4 मन सोना बरामद। हाजी उस खबर को पढ़ता चला गया। उसके दिमाग से नींद का खुमार निकल गया। वो उछल कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों की सुर्खी कुछ और बढ़ गई थी। वो उठकर खड़ा हुआ और सामने खड़े हुए दिलावर की तरफ देखते हुए दहाड़ा। सुबह सवेरे यही मनहूस खबर सुनानी थी तुमने मुझे? ये खबर तो अखबार में छपी है हाजी जी, इसमें मेरा क्या कसूर है? दिलावर ने जवाब दिया। हाजी उसे घूरता हुआ अंदर आ गया और हाल कमरे में एक सोफे पर गिर सा गया। दिलावर भी उसके साथ ही अंदर आया था। हाजी मुसलसल चीख रहा था। उस अखबार ने लिखा है कि एसपी सोहेल को शारिक ने उसी कोठी से फोन पर इतला दी थी। मैं जानना चाहता हूँ शेर मोहम्मद कहाँ मर गया था, उसके होते हुए शारिक कोठी में दाखिल कैसे हुआ? हाजी जी, अखबार में भी यही लिखा है, जब पुलिस कोठी में दाखिल हुई तो तमाम दरवाजे खुले हुए थे और कोठी का चौकीदार शेर मोहम्मद कालीन पर बंधा पड़ा था। उस छोटी सी खबर में शेर मोहम्मद का बयान भी छपा है, आपने वो नहीं पढ़ा? दिलावर ने कहा। ओए, मैंने तो सिर्फ यही एक खबर पढ़ी है जिसने मेरे दिल पर क़यामत ढा दिया है। मेरा आखिरी एहसास वही था। मेरा ख्याल था पुलिस कभी उस तहखाने तक नहीं पहुंच सकेगी। उस तहखाने के बारे में तो शारिक को भी मालूम नहीं था। उसने पुलिस को कैसे बता दिया? वही तो आपको बता रहा हूँ, दिलावर बोला। ये शेर मोहम्मद का बयान तो पढ़ें। उसके कहने के मुताबिक एक जवान और खूबसूरत औरत ने काल बैल बजाई थी। उसने जब दरवाजा खोला तो वो औरत अंदर घुस आई और उससे किसी अकबर नामी शख्स के बारे में पूछने लगी। इसी दौरान 3 आदमी अंदर घुस आए जिन्होंने उसे कमरे में लाकर रस्सियों से बांध दिया। उन 3 आदमियों में एक इरफान था, दूसरा शारिक और तीसरा उसके लिए अजनबी, और वो खूबसूरत औरत समीना थी। समीना और अजनबी आदमी उसके पास खड़े रहे और शारिक और इरफान किसी और कमरे में चले गए थे। और फिर काफी देर बाद शारिक ने किसी से फोन पर बात की थी। उसके बाद समीना ने किचन में जाकर चाय बनाई थी। वो तकरीबन 1 घंटा वहाँ रहे थे, फिर कोठी के दरवाजे खुले छोड़कर चले गए। उनके जाने के आधे या पौने घंटे बाद पुलिस आई। तहखाने का खुफिया रास्ता भी पुलिस को खुला हुआ ही मिला। एक सादा लिबास वाला पुलिस ऑफिसर अपने साथियों से बार बार शारिक और समीना का जिक्र कर रहा था। तो ये इरफान की हरकत है, हाजी घुराया। जब वो भागा था मुझे उसी वक्त उन बातों का ख्याल रखना चाहिए था। ओए, तुम मकसूद को फोन करो, उससे कहो फौरन यहाँ आ जाए। हाजी के चीखने दाड़ने की आवाज सुनकर सुल्तान भी अपने कमरे से निकल कर आ गया था। उसके पूछने पर हाजी ने अखबार उसकी तरफ बढ़ा दिया। मालूम होता है शारिक आपके सारे राज जानता है, सुल्तान ने खबर पढ़ने के बाद कहा। जब आपका झगड़ा हुआ था तो इन चीजों का बंदोबस्त आपको उसी वक्त कर लेना चाहिए था। मैं किस किस बात का ख्याल रखता? मेरे अपने ही बंदे बुज़दिल निकले, आज तक उनका पता नहीं चला सके। और वो शारिक, वो तो छलावा है, छलावा। पलक झपकने की देर में हर जगह पहुंच जाता है। मैंने वो सोना 4 महीने पहले उस तहखाने में रखवाया था। मेरा ख्याल था वहाँ महफूज रहेगा, मगर वो तो हर जगह पहुंच रहा है। वो सोना मेरी आखिरी उम्मीद थी। अब मैं वाकई बिल्कुल बर्बाद हो चुका हूँ। मेरे पास कुछ नहीं बचा। हाथी मरकर भी 1.25 लाख का होता है हाजी साहब, सुल्तान ने कहा। और आप तो अभी जिंदा हैं, यहाँ आपके पास कुछ नहीं बचा तो क्या हुआ? बाहर तो अभी आपकी वही कदर कीमत है। आपके एक इशारे पर आपके कदमों पर दौलत के अंबार लग सकते हैं। आप कुछ अरसे के लिए बाहर क्यों नहीं चले जाते? बाहर कैसे चला जाऊं? हाजी ने कहा। तमाम रास्तों की निगरानी हो रही है। मैं तो इस शहर से बाहर नहीं निकल सकता। मुल्क से कैसे बाहर निकलूंगा? और फिर ये तुम्हारी खुशफहमी है कि लोग मेरे कदमों पर दौलत के अंबार लगा देंगे। अब इस बात को भूल जाओ कि बाहर के मुल्कों में मेरी कोई कदर कीमत है।
اب کوई भी मुझे अपने करीब भी बैठने नहीं देगा। ये बड़ा गंदा कारोबार है। सुल्तान लोगों को मेरी नहीं हीरवन की जरूरत थी जिससे वो दौलत कमाते थे। अब मैं उन्हें हीरवन सप्लाई नहीं कर सकता, इसलिए किसी को अब मेरी जरूरत नहीं होगी। बैरून मुल्क की क्या बात करते हो, यहीं पर आजमा कर देख लो। जिन्हें मैंने करोड़ों का फायदा पहुंचाया है वो अब मुझे एक टिक्का भी नहीं देंगे। लोग नोटों के थैले भर भर कर मेरे पास आते थे और अब कोई मुझसे मिलने को तैयार नहीं। इसमें शुबा नहीं कि सूरत बहुत संगीन है, सुल्तान ने कहा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि शारक का बंदोबस्त क्या किया जाए। उसका बंदोबस्त उसी सूरत में किया जा सकता है जब उसका कोई सुराग मिले। हाजी ने कहा, मैंने मकसूद को बुलाया है, वो आ जाए तो कुछ सोचते हैं। इसी दौरान सुल्तान का मुलाजिम चाय बनाकर ले आया। उसने एक एक कप सबके सामने रख दिया। पानी पिलाओ मुझे, हाजी ने कहा। मुलाजिम एक गिलास पानी ले आया। हाजी का हल्क खुश्क हो रहा था। उसने एक ही सांस में पूरा गिलास हल्क में उंडेल लिया और फिर कप उठाकर हल्की हल्की चुस्कियां लेने लगा। राबनवाज बरामदे में बैठा हुआ था। 1.5 घंटे बाद एक पेजेरो गली वाली तरफ से गेट के सामने आकर उसने पहले हाजी को बताया, फिर जाकर गेट खोल दिया। वो मकसूद था। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, हाजी उस पर चढ़ दौड़ा। ये सब क्या हो रहा है मकसूद? वो अखबार उसके सामने लहराते हुए चीखा। उसने मुझे बर्बाद करके रख दिया है और तुम उनका सुराग तक नहीं लगा सके। अब ये कहां तक जाएगा, इसे तलाश करो, अपने सारे आदमी लगा दो। अपने पास आदमी है ही कहाँ हाजी साहब, मकसूद ने जवाब दिया। अब कोई भी हमारे करीब फटकने को तैयार नहीं। जो लोग कुत्तों की तरह हमारे पीछे धूम मिलाते फिरते थे, आज वो हमारे साए से भी बचते हैं। और वैसे भी आजकल सारे धंधे ठप हो रहे हैं। पुलिस के डर से छोटे छोटे परचून फरोश भी रोपोश हैं। हमारे पास कोई ऐसा आदमी नहीं जिसे शारक वगैरह की तलाश में लगाया जा सके। तो फिर वो हमें तलाश कर लेगा, हाजी घुर्राया। उस रोज उसने धमकी दी थी कि अब वो खुद सामने आएगा। ये तो दुआएं दो करामत को, उसने मर कर भी यहाँ का पता नहीं बताया, वरना अब तक वो यहाँ पहुंच चुका होता। एक बात समझ में आती है हाजी साहब, मकसूद ने कहा। शारक की माँ और बहन को तलाश किया जाए। वो हमारे कब्जे में आ जाए तो शारक खुद बखुद हमारे कदमों पर झुक जाएगा। माँ और बहन को, हाजी घुराया। मर्दों को तो आज तक तलाश नहीं कर सके, बुर्कापोश औरतों को कैसे तलाश कर लोगे? उन्हें तलाश कर लेना ज्यादा आसान है हाजी साहब, मकसूद ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे ये तो पता चल गया कि शारक ने चंद रोज पहले अपनी माँ और बहन को गुजरांवाला भेज दिया था। आपको याद होगा तफैल नामी रिक्शा ड्राइवर भी उन लोगों के साथ मिल गया था और अब भी उन्हीं के साथ है। वो गुजरांवाले का रहने वाला है। मुझे शुबह है कि शारक ने अपनी माँ और बहन को उसी के घर भेजा होगा। क्यों ना वहाँ चेक किया जाए? तो फिर मालूम करो इंतजार किस बात का है, हाजी ने कहा। कल मैं खुद गुजरांवाला जाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि कल शाम से पहले आपको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, मकसूद ने कहा। मुझे कल रात तक उसका पता चाहिए, हाजी ने कहा। उसकी बहन को पकड़ कर लाओ या माँ को, फिर मैं देखता हूँ वो कैसे मुझसे बचकर निकलता है। फिक्र मत करे हाजी साहब, अब वो बचकर नहीं जाएगा, मकसूद ने कहा। कुछ देर बाद मकसूद चला गया। उसके जाने के बाद मुलाजिम ने नाश्ता तैयार किया। हाजी ने बड़ी मुश्किल से चंद नवाले हल्क से उतारे और अपने कमरे में आ गया। दोपहर तक कमरे में टहलता रहा। उसका दिमाग सुलग रहा था। दारोगा वाला कोठी पर पुलिस के छापे ने उसकी सारी उम्मीदें खत्म कर दी थी। ये हकीकत थी कि उसका सब कुछ खत्म हो गया था। असले की चंद पेटियां और 4 मन सोना। उसने सोचा था कि ये सोना लेकर वो इंडिया की तरफ निकल जाएगा, लेकिन इसी दौरान शारक ने उसे एक लम्हे को भी चैन से बैठने नहीं दिया था और मिलाकर ये सोना भी उसके हाथ से निकल गया। कोठी के नीचे तय खाने के रास्ते का सिर्फ उसे, मकसूद और इरफान को इल्म था। शारक को तो मालूम भी नहीं था कि उस कोठी के नीचे कोई तय खाना भी है। उसे इरफान ही लेकर वहां पहुंचा था और अब हाजी सोच रहा था कि उसने इरफान के साथ ज्यादती की थी। उसे इतनी सख्त सजा नहीं देनी चाहिए थी और अब वो अपना इंतकाम ले रहा था। और ये हाजी की बदकिस्मती थी कि इरफान शारक के हाथ लग गया था। हाजी रात भर जागा। आंखों में शदीद जलन थी। लगता था जैसे किसी ने उसकी आंखों में बट्टी भर मिर्चें झोंक दी हो। वो बिस्तर पर लेट गया और उसके कुछ देर बाद ही उसकी आंख लग गई। दोपहर को दिलावर 2 मरतबा उसके कमरे में आया और हाजी को सोता देकर वापस चला गया। उसने हाजी को जगाने की हिम्मत नहीं की थी। 4 बजे के करीब हाजी की आंख खुली। उसके बाद वो तकरीबन 1 घंटे तक बिस्तर पर पड़ा रहा। उस वक्त वो बरसों का बीमार लग रहा था। दिलावर कमरे में आया तो उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाजी साहब आप उठकर मुंह हाथ धो लें, मैं खाना गर्म करवाता हूँ। दोपहर को मैंने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा था। खाना इस वक्त क्या खाना है, चाय बनवा दो, बस यही काफी है, हाजी ने बिस्तर से उठते हुए कहा। चाय हाजी ने लान में बैठकर पी। सुल्तान भी वहीं बैठा हुआ था। दिलावर और राबनवाज चंद गज दूर घास पर बैठे सिगरेट के कश लगा रहे थे। 9 बजे के करीब मकसूद भी आ गया और उसी वक्त मुलाजिम ने आकर बताया कि खाना तैयार हो गया है। वो लोग उठकर अंदर आ गए। हाजी ने पहले नवाला उठाया ही था कि टेलीफोन की घंटी बजी। सुल्तान के मुलाजिम ने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया, चंद सेकंड की बात की, फिर मेज की तरफ देखते हुए बोला, हाजी साहब के लिए फोन है, कोई समीना बीबी है। हाजी के हाथ से नवाला छूट गया और वैसे ज्यादा सी नजरों से वो फोन की तरफ देखने लगा। मेरा ख्याल है हाजी के खिलाफ फैसला कुन कदम उठा ही लेना चाहिए, ये बात समीना ने कही थी। वो सब लोग उस वक्त हाल कमरे में बैठे चाय पी रहे थे।
और वक्त शाम 6 बजे का था। आज सुबह अखबार में अपनी कोठी पर छापे की खबर पढ़कर वो पागल हो गया होगा। ये उसके ताबूत में आखिरी कील थी और अब मेरा ख्याल उसका जनाजा ही उठाना पड़ेगा। समीना बीबी ठीक कहती है शारिक बाबू, तफैल ने कहा। आज उसका किस्सा खत्म ही कर देना चाहिए। और उसके बाद क्या होगा? शारिक ने उसे बुरा, अगर हाजी से मुकाबले में बच गया तो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा और कसम अल्लाह की आप लोगों के बारे में जबान नहीं खोलूंगा। तफैल ने जवाब दिया। तो फिर ठीक है, तैयार हो जाओ, हम थोड़ी देर बाद रवाना हो जाएंगे, लेकिन गाड़ी कहाँ से आएगी? शारिक बोला। गाड़ी की फिक्र मत करो, मैं अभी आधे घंटे में लेकर आता हूँ, तफैल कहते हुए उठ गया। तफैल के जाते ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। तय ये पाया कि सिर्फ मर्द जाएंगे और औरतें घर पर ही रहेंगी, लेकिन समीना उनके साथ जाने पर बदिद थी। ले चलो शारिक बाबू, इसे भी आखिरी मार्के में हाजी के साथ दो दो हाथ कर लेने दो, नौलखे ने कहा। और फिर समीना भी तैयार हो गई। उसने जीन्स और काली टी शर्ट पहन ली। नौलखे ने कलाशनकोव राइफलें निकाल ली, तमाम राइफलों की मैगजीन चेक किए और हर राइफल के साथ साथ एक फाजिल मैगजीन भी रख दिया। आधे घंटे बाद तफैल एक कार चोरी करके ले आया। कहाँ से लाए कार? शारिक ने पूछा। कोट ख्वाजा सईद की एक गली में खड़ी थी, चाबी इग्निशन में लगी हुई थी, मौका मिलते ही मैं इसे ले आया और इत्तफाक से टैंकी भी भरी हुई है, तफैल ने जवाब दिया। 10 मिनट बाद उस गाड़ी में रवाना हो गए। समीना शारिक के साथ फ्रंट सीट पर बैठी थी, नौलखा, इरफान और तफैल पिछली सीट पर। ठीक 9 बजे वो उस इलाके में पहुंच गए। पहले उन्होंने कोठी के आगे और पीछे एक चक्कर लगाया और फिर वहां से तकरीबन 100 गज दूर एक मकान के सामने गाड़ी रोक ली। उस दुकान के एक पिलर पर गत्ते पर टेलीफोन की सहूलत मौजूद है लिखा हुआ था। समीना कार से उतरकर दुकान पर आ गई। उसने दुकानदार से टेलीफोन मांगा और सेट लेकर काउंटर के आखिरी सिरे पर चली गई और सुल्तान के बंगले का नंबर मिलाने लगी। कॉल फौरन रिसीव कर ली गई। वो सुल्तान का मुलाजिम था। हाजी से बात कराओ, उससे कहो मैं समीना बात कर रही हूँ, समीना ने कहा। चंद सेकंड खामोशी रही, फिर हाजी की आवाज सुनाई दी। तुम कुतिया, मैं तुम्हें जिंदा, तुम्हें बोलने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे, पहले सोच लो तुम्हें क्या कहना है। समीना उसकी बात काटते हुए बोली। तुम समझते हो यहाँ महफूज हो? हमने तुम्हें जानबूझकर मोहलत दे रखी थी, वो मोहलत खत्म हो रही है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है। इसी दौरान अगर तुम अपने साथियों समेत हाथ उठाकर बाहर आ जाओ और अपने आप को हमारे हवाले कर दो तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि बड़े एहतराम से पुलिस के हवाले कर देंगे। लेकिन ठीक 15 मिनट बाद तुम्हारी कोठी पर हमला शुरू हो जाएगा। ये बात जहन में रखो, तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है। समीना ने जवाब का इंतजार किए बगैर फोन बंद कर दिया। जीन्स की जेब से 5 रुपए का नोट निकालकर टेलीफोन सेट के करीब रखा और वापस आकर कार में बैठ गई। कार ने पहले गली का चक्कर लगाया। नौलखा और तफैल कार से उतरकर बड़ी तेजी से सामने वाली कोठी के आगे खड़ी हुई एक कार के पीछे छुप गए। उन दोनों ने चादरें ओढ़ रखी थी और चादरों के अंदर राइफलें छुपी हुई थी। कार ऊपर से घूमकर नाले वाली तरफ आ गई। शारिक ने पहले समीना को उतारा, फिर इरफान को और चंद गज आगे जाकर कार रोक ली और नीचे उतरकर कार के पीछे खड़ा हो गया। समीना और इरफान नाले में उतर गए। इस तरह उन्हें नाले की मुंडेर की आड़ मिल गई। उस वक्त 9:30 बजे थे। सड़क पर और गली में भी लोगों की आमदोरफ्त थी। अंदेशा था कि गली में आने जाने वाला कोई आदमी फायरिंग की जद में न आ जाए, लेकिन नौलखे को इत्मीनान था कि फायरिंग शुरू होते ही लोग घरों में दुबक जाएंगे। हाजी को दी हुई मोहलत के 15 मिनट पूरे होते ही समीना ने नाले में पड़ा हुआ एक पत्थर उठाकर पूरी कुव्वत से कोठी की तरफ उछाल दिया। पत्थर गालबन बरामदे की छत पर गिरा था। उसके फौरन ही बाद अंदर से फायरिंग शुरू हो गई, जिसका मतलब था कि वो लोग भी मुकाबले के लिए तैयार बैठे थे। शारिक, समीना और इरफान ने भी फायरिंग शुरू कर दी। फिजा फायरिंग की आवाजों से गूंज उठी। गली एकदम सुनसान हो गई। लोगों ने अपने घरों की बत्तियां बुझा दी। साथ वाली कोठी के गेट के सामने खड़ी हुई कार के पीछे छुपे हुए नौलखे ने भी फायर खोल दिया। रबनवाज उस तरफ आने वाले बरामदे की छत पर बैठा हुआ था। उसने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। उसकी चलाई हुई गोलियों ने कार को छिलनी कर दिया। कार के दूसरी तरफ तफैल ने फायर खोल दिया। रबनवाज उसकी गोलियों की जद में आ गया और वो चीखता हुआ बरामदे की छत से नीचे गिर पड़ा। मैं कोठी के अंदर जा रहा हूँ, नौलखे ने तफैल की तरफ देखते हुए कहा। तुम यहीं रुको, कोई छत पर से फायरिंग करे तो तुम भी फायर खोल देना। रुक जाओ नौलखा, अंदर जाना खतरनाक होगा, तफैल चीखा। मगर नौलखा कार की आड़ से निकलकर हाजी वाली कोठी की तरफ दौड़ा। उसने हैरत अंगेज तौर पर 5 फुट ऊंची दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ छलांग लगा दी। वो दब की आवाज से नीचे गिरा और बरामदे की तरफ दौड़ पड़ा। उसी लम्हे बरामदे वाले दरवाजे की आड़ से फायरिंग शुरू हो गई। वो हाजी था जो कलाशनकोव से फायरिंग कर रहा था। नौलखे ने आम के एक दरख्त के पीछे छलांग लगा दी और तने की आड़ लेकर फायरिंग करने लगा। दरवाजे की तरफ से फायरिंग रुकी तो नौलखा दरख्त की आड़ से निकलकर बरामदे की तरफ दौड़ा। हाजी उस वक्त राइफल का मैगजीन बदल रहा था। उसने नौलखे को आते देखा तो फायर खोल दिया। नौलखा रुक गया। उसके जिस्म को इस तरह झटके लग रहे थे जैसे उसने बिजली के नंगे तार को छू लिया हो। उसका जिस्म गोलियों से छिलनी हो गया, लेकिन वो गिरा नहीं, वो संभल गया। उसने राइफल को दोनों हाथों से पकड़ा और 2 कदम आगे बढ़ गया। हाजी की आंखें खौफ और दहशत से फैल गई। नौलखे का जिस्म गोलियों से छिलनी था। खून की कई धारें बह रही थी, लेकिन वो राइफल ताने आगे आ रहा था।
उसने जैसे ही राइफल सीधी की, हाजी ने एक बार फिर ट्रैगर दबा दिया। इस मर्तबा भी कई गोलियां नौलखे के जिस्म में पेवस्त हो गई। फिर वो लड़खड़ाया, इस मर्तबा वो नहीं संभल सका, लेकिन इस मर्तबा उसकी उंगली ने भी ट्रैगर दबा दिया। उसकी राइफल से निकलने वाली गोलियां दीवार में पेवस्त होने लगी। फिर वो धड़ाम से गिरा और उसकी राइफल भी खामोश हो गई। तफैल ने नौलखा की भयानक चीखों की आवाज सुन ली थी। वो कार की आड़ से निकलकर दौड़ता हुआ दीवार पर चढ़ गया। अंदर कूदते ही उसने नौलखे को खून में लथपथ बेइसु हरकत पड़े देख लिया था। वो एक दरख्त की आड़ में खड़े होकर फायरिंग करने लगा। नौलखे की चीखों की आवाज शारक ने भी सुनी थी। वो चीखता हुआ साथ वाली कोठी की तरफ दौड़ा और दीवार पर चढ़कर हाजी वाली कोठी में कूद गया और दरख्तों की आड़ से कमरों की खिड़कियों की तरफ फायरिंग करने लगा। समीना और इरफान को भी कोठी तक आने का मौका मिल गया था। वो भी अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे और फिर शारक नताइज की परवाह किए बगैर आगे बढ़ाया। उसने भी नौलखे की लाश देख ली थी और उसका दिमाग घूम गया था। तफैल, तुम उस तरफ से फायरिंग जारी रखो, मैं अंदर जा रहा हूँ। शारक चीखता हुआ बरामदे की तरफ दौड़ा। उसने पैर की ठोकर से दरवाजा खोला तो हाजी एक तरफ से दौड़ता हुआ दूसरी तरफ जा रहा था। उसने मुड़कर फायर किया मगर उसकी राइफल खाली हो चुकी थी। शारक मौत के फरिश्ते की तरह उसके सामने खड़ा था। शारक ने एक लम्हा जाया किए बगैर फायर खोल दिया। हाजी के जिस्म में कई सुराख हो गए। उसके मुंह से निकलने वाली चीखें बड़ी खौफनाक थी। दूसरी तरफ समीना और इरफान को भी अंदर आने का मौका मिल गया। वो भी अंधाधुंध फायरिंग करते हुए अंदर घुस आए और फिर समीना चीख कर गिरी। उसकी टांग में घुटने से कुछ ऊपर गोली लगी थी। तफैल भी अंदर आ गया। शारक पर जैसे जुनून सा तारी हो गया था। वो उन लोगों को चुन चुन कर खत्म कर रहा था। तफैल और इरफान भी अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे और फिर उनकी फायरिंग का जवाब देने वाला कोई नहीं रहा। कोठी में मुख्तलिफ जगहों पर हाजी और उसके साथियों की 6 लाशें बिखरी हुई थी। 7वीं लाश तो नौलखे की थी जो बरामदे में पड़ी थी। समीना जख्मी थी और उसकी टांग से खून बह रहा था। गोली रान का गोश्त चीरती हुई निकल गई थी। इरफान, गाड़ी लेकर आओ, जल्दी करो, शारक चीखा। उस तरफ मकसूद की पेजरो खड़ी है। तफैल चीखा, उस तरफ से निकलो। उसने बाहर आकर नौलखे की लाश कंधे पर लाद दी। शारक ने जख्मी समीना को उठाकर कंधे पर डाल दिया। इरफान दौड़ता हुआ बाहर आ गया। पेजेरो का दरवाजा लॉक नहीं किया गया था और चाबी भी इग्निशन में मौजूद थी। नौलखे की लाश पिछली सीट पर डाल दी गई। एक सीट पर शारक समीना को लेकर बैठ गया और इरफान ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और फिर दूसरे ही लम्हे पेजेरो एक जोरदार झटके से आगे बढ़ी और गली से निकलकर तेज रफ्तारी से सड़कों पर दौड़ने लगी। नौलखे की लाश हाल कमरे में चारपाई पर पड़ी थी। शाहपरी लाश से लिपटी बिलक बिलक कर रो रही थी। शाहपरी और उनका साथ अफगानिस्तान से था। वो नौलखे से बहुत ज्यादा मायूस हो गई थी। उन सब ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया था। किसी एक को मामूली सी तकलीफ भी होती तो सब तड़प उठते और अब नौलखा की जख्मों से चूर लाश देखकर रजिया और शाहपरी भी अपने आप पर काबू नहीं रख सकी थी। शाहपरी की हालत तो बहुत खराब थी। रजिया को शारक उस कमरे में ले गया जहां उसने जख्मी समीना को लिटाया था। इत्तफाक से 2 दिन पहले रजिया ने बाजार से कुछ ऐसी दवाएं मंगवा ली थी जो ऐसे मौके पर काम आ सकती थी। रजिया ने समीना की तरफ देखते हुए शारक को बाहर निकल जाने का इशारा किया और शाहपरी को अंदर बुलाकर दरवाजा बंद कर लिया। वो तकरीबन आधे घंटे बाद बाहर निकली। शारक नौलखे की लाश के पास खड़ा आंसू बहा रहा था। रजिया को देखकर वो उसकी तरफ लपका। परेशानी की कोई बात नहीं, रजिया ने कहा। गोली गोश्त को चीरती हुई निकल गई थी। मैंने ड्रेसिंग कर दी है, चंद रोज में ठीक हो जाएगी। शारक समीना के कमरे में आ गया। वो बेड पर लेटी हुई थी। खून ज्यादा बह जाने की वजह से उसके चेहरे पर जर्दी फैली हुई थी। शारक को देखकर वो उठने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे नौलखे के पास ले चलो प्लीज। शारक चलने में उसकी तरफ देखता रहा। फिर वो समीना को सहारा देकर हाल कमरे में आ गया और सोफे पर बिठा दिया। समीना ने जख्मी टांग आगे को फैला ली थी। नौलखे की लाश देखकर समीना की आंखों से आंसू बह निकले। इरफान और तफैल भी आंसू बहा रहे थे। शाहपरी तो चारपाई की पट्टी से लगकर बैठ गई थी। तफैल, शारक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुमने कहा था कि हाजी से मुकाबले के बाद तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दोगे। हाँ शारक बाबू, तफैल बोला, मैं सुबह ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। सिर्फ तुम ही नहीं, हम सब। शारक बोला, हाजी का गिरोह खत्म हो गया है और हाजी के खात्मे के साथ ही हमारा मकसद भी पूरा हो गया है। अब अगर कोई और हाजी पैदा होगा तो उसका रास्ता रोकने के लिए कोई और शारक और नौलखा भी आ जाएगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अपने आप को कानून के हवाले कर दिया जाए। तुम सब लोगों का क्या ख्याल है? वो तकरीबन 1 घंटे तक मशवरा करते रहे और फिर सब ने शारक का साथ देने का फैसला कर लिया। उसके थोड़ी देर बाद शारक पिजेरो पर कहीं चला गया। उसकी वापसी 1.5 घंटे बाद हुई। पिजेरो में एक बोरी रखी हुई थी जिसमें सोने के बिस्किट भरे हुए थे। ये वही सोना था जो तकरीबन 4 महीने पहले कसूर के इलाके में हाजी के आदमियों से छीना गया था। और फिर 3 बजे के करीब शारक टेलीफोन पर एसपी सोहेल से बात कर रहा था। ये तुमने क्या किया शारक? एसपी सोहेल कह रहा था। 6 आदमियों का कत्ल कोई मामूली बात नहीं। सुबह जब ये खबर अखबारात में छपेगी तो पूरे शहर में एक हंगामा उठ खड़ा होगा। हंगामा नहीं, जश्न, शारक ने कहा। हाजी के कत्ल और उसके गिरोह के खात्मे पर लोग जश्न मनाएंगे।
मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, अपने आप को रोक लो शारक, सुहेल ने कहा। अब भी वक्त है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैंने आपका मशवरा मानने का फैसला कर लिया है, शारक ने उसकी बात काटते हुए कहा। मैं अपने साथियों समेत सुबह 6 बजे अपने आप को आपके सामने सरेंडर करने को तैयार हूँ, सुबह 6 बजे मीनारे पाकिस्तान के सामने। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, अगर उस वक्त किसी पुलिस वाले ने हम पर राइफल उठाने की कोशिश की तो हम बिला लिहाज फायर खोल देंगे और मरने से पहले 20-30 आदमियों को खत्म कर देंगे। तुम फिक्र मत करो, ऐसी कोई बात नहीं होगी, सुहेल ने कहा। उसके लहजे में अजीब सा तासर था। मुझे तुम्हारे इस फैसले पर खुशी हुई है। मैं भी डीआईजी साहब से बात करता हूँ, लेकिन ऐसा ना हो कि आखिरी वक्त पर तुम अपना फैसला बदल दो। मैंने जो फैसला किया है वो बदल नहीं सकता, शारक बोला। सुबह ठीक 6 बजे मीनारे पाकिस्तान के सामने उसने फोन बंद कर दिया और फिर ठीक 5 बजे वो कोठी से निकल गए। ड्राइविंग सीट पर शारक था, उसके साथ अगली सीट पर समीना और शाहपरी, पिछली सीट पर रजिया, इरफान और तफैल थे। आखिरी सीट की जगह सफेद चादर से ढकी हुई 9 लड़के की लाश पड़ी थी। मीनारे पाकिस्तान के सामने सड़क पर दूर तक पुलिस के मुसल्लह जवान खड़े थे। गेट के सामने वसी लान में भी पुलिस वाले बड़ी तादाद में मौजूद थे। सड़क पर बसों और दूसरे ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी थी। शारक ने शाही कला के ऐन सामने मीनारे पाकिस्तान के लान वाले गेट में पिजेरो मोड़ दी। गेट पर खड़े हुए पुलिस वाले अलर्ट हो गए। एक इंस्पेक्टर पिजेरो के साथ साथ चलने लगा। तकरीबन 50 गज आगे जाकर शारक ने पिजेरो रोक ली। वहाँ डीआईजी और पुलिस के कई आला अफसरान खड़े थे, उनमें एसपी सुहेल भी था। शारक ने इंजन बंद कर दिया, चलने में अपनी सीट पर बैठा रहा और फिर नीचे उतर आया। इरफान और तफैल ने भी नीचे उतरकर 9 लड़के की लाश को गाड़ी से निकालकर नीचे रख दिया और फिर उन सब ने अपनी अपनी राइफलें पिजेरो से निकाल ली। एसपी सुहेल डीआईजी के साथ खड़ा था। सबसे पहले शारक ने आगे बढ़कर अपनी राइफल एसपी सुहेल के कदमों में रख दी। समीना और इरफान वगैरह ने भी उसकी तकलीद की और फिर उन सब ने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। डीआईजी ने इशारा किया, शारक और उसके साथियों को हथकड़ियां पहना दी गई। उन अफीसरों के साथ अखबारात के रिपोर्टर भी खड़े थे। उन्होंने शारक और समीना को घेर लिया, लेकिन शारक और समीना ने अपनी जबानें बंद रखी। जब उन्हें पुलिस की गाड़ी में सवार कराया जाने लगा तो शारक ने एसपी सुहेल को मुखातिब करते हुए कहा, मेरी ख्वाहिश है कि 9 लड़के की तदफीन पूरे एहतराम से की जाए। समीना जख्मी है, इसकी टांग में गोली लगी है, इसे मुनासिब इलाज की जरूरत है और शाहपरी अफगान लड़की है, इसे हम अफगानिस्तान से लेकर आए थे, ये बेगुनाह है और मेरी माँ और बहन का ख्याल रखा जाए। शारक साहब, एक प्रेस रिपोर्टर चीखा, आप अपने बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इस वक्त सिर्फ इतना कहूंगा कि किसी शरीफ आदमी को जुर्म के रास्ते पर ना धकेला जाए। पुलिस में बदउनवान और राशि लोगों की नहीं, एसपी सुहेल जैसे जिम्मेदार, दयानतदार और फर्ज शनास लोगों की जरूरत है। बाकी मुझे जो कुछ भी कहना है अदालत में कहूंगा, अगर मुझे कहने की इजाजत दी गई तो। वो लोग पुलिस की गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी हरकत में आ गई। 2.5 साल पहले एक मासूम बच्चे पर जुल्म इस्तबदाद का जो ड्रामा शुरू हुआ था वो अपने पीछे एक तवील खून चकान दास्तान छोड़कर खत्म हो गया था। नाजरीन, अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।